Hello friends, hi, this is C Ankita Jain and you're watching my channel Law with C Ankita Jain. फ्रेंड्स, ये आज हमारी 4th क्लास है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक विच इज़ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम जो उसमें फर्स्ट बेसिस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, या हम इसको बोल सकते हैं एनफोर्सेबिलिटी। वैलिडिटी या एनफोर्सेबिलिटी, इसमें हमारे पास 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द वन जिसमें कि सारे क्या होते हैं, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। यानी सारे असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब चूंकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से ये दोनों ही पार्टीज पर बाइंडिंग होता है और एनफोर्सिएबल भी होता है, क्योंकि ये इसमें सारे ये पूरा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ होगा ही होगा, और प्लस वो दोनों पार्टीज को आपस में बाइंड करेगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जब दोनों पार्टीज उसके लिए बाइंड होंगी। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ए ने बी को ऑफर किया टू सेल हिज बाइक फॉर ₹10,000। उसने उसको ऑफर किया, मैं 10,000 में आपको अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ। ए ने बी अपनी एसेंट दे दी। एसेंट देते हुए उसने कहा यस आई विल परचेज योर बाइक फॉर ₹10,000। तो उस केस के अंदर ये क्या बन गया, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आई होप ये तो आपको समझ में आया हो, क्योंकि ये बहुत सबसे सिंपल है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट What is a void contract? A void contract is one which cannot be enforced in a court of law. यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकते, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं निकलेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो ये बात हमें ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। एक था मिस्टर एक्स, उसने अग्री किया कि वो क्या करेगा, अग्री टू पब्लिश हिज बुक फॉर ₹1 लाख विद अ पब्लिशर। वो पब्लिशर के पास उसने अग्री किया जाके कि मैं आप एक बुक जो है 1 लाख रुपीस की पब्लिश करूंगा आपसे। तो एक्स का ऑफर आ गया, पब्लिशर ने भी उसको यस कर दिया कि यस मैं आपकी बुक पब्लिश करूंगा, और 1 लाख रुपीस का कंसिडरेशन भी आ गया। तो ये यहाँ तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना। बट लेटर ऑन क्या हुआ, फ्यू डेज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, जब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था यानी कि एग्रीमेंट किया था, एक्स डाइज इन एक्सीडेंट, एक्स मर गया एक्सीडेंट में। तो उस केस के अंदर जब जो हमारा मेन जो पार्टी थी टू द कॉन्ट्रैक्ट वही मर गई, तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में जब ये एक्स डाई हो गया, तो बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट जब हम पूरा इसको परफॉर्म नहीं कर सके, तो ये क्या बन गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, अनकॉल्ड हैपनिंग आ गई और उसकी वजह से ये वॉइडेबल हो गया, जो कि आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकते। तो कोई चेंज इन द लॉ की वजह से भी क्या हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, या कोई अनकॉल्ड हैपनिंग आ गई, जैसे कि हमारे केस में इसकी डेथ हो गई मिस्टर एक्स की, तो उस वजह से भी ये कॉन्ट्रैक्ट आगे पूरा परफॉर्म नहीं हो सकने के कारण वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब चलते हैं हमारे थर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, विच इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये था हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अब हम पढ़ेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज द वन जिसमें कि एक पार्टी अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, यानी विच इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। यानी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को बीच में खत्म यानी कि रिजाइन कर सकती है, बट दूसरी पार्टी के पास ऐसा करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए, एक्स ने
प्रॉमिस किया टू सेल हिज स्कूटर फॉर ₹1,00,000 टू वाई। ठीक है, एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो सेल करेगा स्कूटर 1,00,000 रुपए का अपना वाई को। पर ये जो इसने जो प्रॉमिस लिया था एक्स ने, वो कैसे लिया था? वाई ने क्या करा, गन दिखाकर यानी एक्स के ऊपर गन रखकर उससे इस प्रकार का प्रॉमिस करने को कहा। तो उसने दबाव में आके, यानी कि यहाँ पे उसने वाई ने किस चीज का प्रयोग किया? वाई ने यहाँ पे यूज किया कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस का, या हम बोल सकते हैं फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ये पॉइंट्स हमने पहले भी हमारी क्लास में एक बार पढ़े थे। तो कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी फ्रॉड करके, दबाव डाल के, यानी फ्री कंसेंट ना लेकर के उसने ऐसा उससे प्रॉमिस करने को कहा। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, एक्स बन गया अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब हो गया ये एक्स क्या है, एक पीड़ित पार्टी है। अब इस केस के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे है? एक्स के ऑप्शन पे, यानी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एक्स बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वाई। तो एक्स चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही खत्म कर सकता है, पर अगर एक्स इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीड़ित पार्टी एक्स है तो डिसीजन एक्स के पास रहेगा। वो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को मजबूरीवश भी एक्सेप्ट कर लेता है और पूरा करता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। पर एक्स को अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन करना है तो उसको एक रीजनेबल टाइम के अंदर ही रिजाइन करना पड़ेगा। अगर उसने रीजनेबल टाइम निकल जाने के बाद कहा कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करूंगा तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो उस केस के अंदर तो एक्स को वो कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक विद इन रीजनेबल टाइम ही एक्स इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है। रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, वो रिसाइन कर सकता है। ठीक है, और इन केस ये नहीं रीजनेबल टाइम में उसको एक्सरसाइज करता तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों ही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे को स्यू कर सकती हैं और फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, विच इज इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिड किया गया है, यानी ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो लॉ मना करता है करने के लिए, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट यानी हम अग्रीमेंट में एंटर हमें नहीं होना चाहिए, जो कि लॉ के द्वारा मान्य नहीं है, यानी कि गैर कानूनी है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं या वो इमोरल है, तो वो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्या हो गए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हमें नहीं होना है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। जैसे हम इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को ऑफर किया टू सेल हिज हाउस, और उसके बदले में ए ने बी से क्या मांगा, आप मुझे उसके बदले में दे देना 1 किलोग्राम ऑफ ड्रग्स। वो कह रहा है कि आप मुझे 1 किलोग्राम ऑफ ड्रग दे देना और मेरे से घर ले लेना। तो इस केस में ये जो ड्रग्स हुई ये क्या हो गया, ये एक इलीगल एलिमेंट हो गया, यानी कि हमारे इस ऑफर का जो ऑब्जेक्ट था वो भी इलीगल है और कंसीडरेशन भी इलीगल है। तो इस केस में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आइए अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, विच इज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि गुड इन द सब्सटेंस तो हैं, पर उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट आने की वजह से या कोई चेंज इन द लॉ होने की वजह से अब वो क्या हो गए हैं, अनएनफोर्सिबल हो गए हैं। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अनएनफोर्सिबल कैसे हुआ। ए ने बी से गुड्स खरीदे थे, बॉट गुड्स, कब खरीदे, फॉर ₹10,000 के उसने खरीदे थे इन 2015 में।
ठीक है। तो ए ने जब बी से गुड्स खरीदे तो ए को क्या करना था, बी को पेमेंट करना था, पर ऐसा करना हुआ, पेमेंट नहीं हो पाया, और ऐसा ना करते हुए कितने साल निकल गए, 3 साल निकल गए। अब क्या आ गया, 2019 साल आ गया। तो अब 2019 में बी ने ए को स्यू करने के लिए कोर्ट में गया, तो अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट का क्या लग गया, लिमिटेशन लग गया। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि कोई भी डेट अगर आपको रिकवर करनी है, यानी आप उसको अगर गुड करना चाहते हो, तो आपको 3 इयर्स के अंदर अंदर ही उसको एनफोर्स कराने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। पर यहाँ पे 2015 से 2019 आ गया और बी ने 3 सालों के अंदर तक उसके लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया उस डेट को रिकवर करने का। तो इस वजह से ये क्या हो गया, बैड बाय लिमिटेशन एक्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया, एक तरह से कि टाइम निकल गया। तो ये बैड बाय ये लिमिटेशन एक्ट की वजह से बैड हो गया और अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स नहीं करा सकते। तो ये क्या बन गया, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वजह से कि कोई लिमिटेशन एक्ट की लिमिटेशन लग गई है, या कोई हमने कहा बाई चांस एब्सेंस इन राइटिंग हो गया, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जो कि लिखित में ही होना चाहिए था, पर वो आपने उसमें लिखित में नहीं करा, उसको ओरल कर दिया, तो उस केस में भी वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको मेरी बात, आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लॉ विद सी अंकिता जैन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर करेंगे, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तब तक के लिए बाय।